गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया विषय पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हमने लाइव क्लास में देखा था। हरित लवक की रचना, हरित लवक की रचना में ग्राना, स्ट्रोमा, ये सब हमने एक बार पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहाँ संपन्न होती है? तो यह हरित लवक में संपन्न होती है। लवकों के प्रकार हमने पढ़े थे। लवक 3 प्रकार के थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक जहाँ हरे रंग का वर्णक पिगमेंट नहीं है, उनको अवर्णी लवक कहा था, जो श्वेत रंग के थे। हरित लवक हरे रंग के होते हैं, इसीलिए ये हरे रंग की प्रकाश की ऊर्जा को ये पुनरावृत कर देते हैं, इसलिए हमें पादप हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। और तीसरे हमने पढ़े थे वर्णी लवक। वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं, जो फूलों और फलों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के लिए कौन से लवक काम आएंगे? हरित लवक, जिनमें हरे दिखाई देते हैं हमें पत्तियाँ। पादप का कौन सा भाग हरा दिखाई देता है? पत्तियाँ और कोमल तना, वो हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर हम रासायनिक क्रिया के रूप में समझें तो यह एक सरल क्रिया के रूप में दिखाई देती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 जल के अणु प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक, जो हरे रंग का वर्णक है हरित लवक के अंदर, वह कौन सा है? हरित लवक के अंदर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज, C6H12O6 यानी भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में बनती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितनी अधिक होगी, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अधिक रहेगी और बैलेंस रहेगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हमें हरे पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, क्योंकि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन, और जल के अणु का निर्माण होता है। अब यह क्रिया हमें देखने में बहुत सरल लग रही है, परंतु यह इतनी सरलता से संपन्न नहीं होती है। यह प्रकाश संश्लेषण की यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण, ऑक्सीजन उप उत्पाद बनना, यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। वह 2 चरण कौन से हैं? प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया यानी नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली। अप्रकाश अभिक्रिया यानी जो इस प्रकाश की उपस्थिति जिसके लिए अनिवार्य नहीं है। यानी प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रहणा भाग में संपन्न होगी और इसके लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश के बिना यह क्रिया नहीं होगी, प्रकाश आवश्यक। यह अप्रकाश अभिक्रिया प्रकाश पर निर्धारित नहीं है, प्रकाश पर निर्धारित नहीं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह अंधेरे में होती है। अप्रकाश अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं हम, अंधकार अभिक्रिया। अंधकार अभिक्रिया से तात्पर्य ये नहीं है कि यह रात को होती है। यह प्रकाश आवश्यक है यानी दिन में होगी, तो यह रात्रि में होगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रकाश आवश्यक है, इसके लिए प्रकाश हो या न हो फर्क नहीं पड़ता है, यानी प्रकाश पर निर्धारित नहीं है। इसे अप्रकाश भी कह सकते हैं, अंधकार अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यह हरित लवक के ग्रहणा भाग में संपन्न होती है और यह हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। हम जरा सा हरित लवक का नामांकित चित्र देख लेते हैं। यह हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। हरित लवक दोहरी भित्ति से आबद्धित एक कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर ऐसे गोल गोल सिक्के जैसी रचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित की हुई होती है। इन्हें कह सकते हैं हम सिक्कों की एक
पाइल बना दी, सिक्कों की एक ढेरी बना दी, और सिक्कों की ऐसी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई रचना, इसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। और ये बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलके संपूर्ण रचना बनी, इसे हम कहते हैं ग्रैना। एक दो ये ग्रैना, एक अकेली लाइन को बोलेंगे ग्रैनम, और एक से ज्यादा ऐसी लाइनें हैं हरित लवक में तो उनको बोल देते हैं ग्रैना। बहुवचन में ग्रैना, एक वचन में ग्रैनम। एक ग्रैनम यानी एक सिक्कों की ढेरी, एक सिक्कों की ढेरी में एक सिक्के हैं, ये सब प्रत्येक सिक्के समान रचना को क्या कह दिया है हमने, थाइलेकॉइड। तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ग्रैना में संपन्न होती है। अप्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा। तो इसका ये जो मैट्रिक्स है, तरल भाग, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। हरित लवक का यह लिक्विड भाग है, तरल भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो अप्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। यह आंशिक अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया से ग्लूकोज का निर्माण नहीं हुआ। यह पूर्ण अभिक्रिया अर्थात इसमें ग्लूकोज का निर्माण हो गया। तो आंशिक यानी ग्लूकोज निर्मित नहीं हुआ। यह रेखीय क्रम में मिलेगी, जेड स्केल, जो हम आगे देखेंगे, और यह चक्रीय अभिक्रिया है। तो अप्रकाश अभिक्रिया ऐसे साइक्लिक मैनर में होगी स्ट्रोमा में, और ये थाइलेकॉइड में कैसे क्रम में होती है, रेखीय क्रम में। इस प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद, प्रकाश अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, एटीपी, NADPH2। एटीपी प्रबल ऊर्जा युक्त पदार्थ है, NADPH2 प्रबल अपचयकारी उत्पाद है। इसका हम पूर्ण नाम आगे देखेंगे। इसका उत्पाद क्या है, ग्लूकोज व जल बनता है। इसको रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। 1939 में खोजी गई थी। इसे हम केल्विन अभिक्रिया कहते हैं, C3 चक्र, क्योंकि प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसे C3 चक्र भी कहते हैं। क्योंकि ये चक्रीय अभिक्रिया है इसलिए चक्र कह दिया, अथवा इसको केल्विन चक्र, केल्विन अभिक्रिया भी बोलते हैं। केल्विन चक्र भी कह सकते हैं, केल्विन अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र। इसमें उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है, जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यहाँ उप उत्पाद के रूप में कौन बनता है, जल, जो कोशिकाओं में पुनः काम में आ जाता है। यहाँ जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है इस क्रिया में, प्रकाश अभिक्रिया में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। तो यह बोर्ड का एक 2 मार्क का प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया अब हम देखेंगे एक के बाद एक। पहले देखेंगे प्रकाश अभिक्रिया, फिर देखेंगे हम अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी, हरित लवक के ग्रैना में। अब हम चलते हैं यहाँ ग्रैना पर। ये ग्रैना बनाए हैं। ग्रैना किससे निर्मित है, थाइलेकॉइड, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जम गए तश्तरी नुमा रचनाएं हैं थाइलेकॉइड। एक से अधिक थाइलेकॉइड एक दूसरे पे व्यवस्थित हो जाते हैं, तब वो कहलाता है ग्रैनम। प्रत्येक एक थाइलेकॉइड को यदि मैं बड़ा करती हूँ, इसको, ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड, इस एक थाइलेकॉइड पर क्या है, ऐसे क्लोरोफिल वर्णक के गुच्छे मौजूद हैं। ये कौन है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक है, हरे रंग के क्लोरोफिल वर्णक हैं। इनके गुच्छे जैसी रचनाएं इस पर मौजूद है थाइलेकॉइड पर। अब प्रत्येक एक गुच्छा पूरा एक इकाई है,
प्रकाश संश्लेषण की इकाई बोलते हैं इसको, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? ये पूरा एक क्लोरोफिल वर्णक का समूह करेगा और इस समूह को इकाई अथवा क्वांटासोम बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन हुआ? क्वांटासोम। तो ये हरित लवक में ग्रेना, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना किससे बने हैं? थाइलेकॉइड से। थाइलेकॉइड पर कौन है? क्लोरोफिल वर्णक के समूह है। प्रत्येक समूह क्या है? इकाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की इकाई, उसे क्या कह दिया? क्वांटासोम। अब हम इस प्रकाश अभिक्रिया को इसमें देखेंगे, क्वांटासोम में, अथवा हरित लवक के अंदर मौजूद क्लोरोफिल वर्णकों के भीतर होगी। हमें पता है क्लोरोफिल 2 प्रकार के पाए जाते हैं समस्त एंजियोस्पर्म पादपों में, क्लोरोफिल ए और बी। इसके अलावा अन्य क्लोरोफिल भी होते हैं, सी, डी, ई, यह भी एंजियोस्पर्म पादप में पाए जाते हैं, परंतु सर्वाधिक मात्रा में हरे पादपों में, पत्तियों में क्लोरोफिल ए और बी की अधिकता होती है। क्लोरोफिल सी, डी, ई, आप देखते हैं किसी पादप पे नई पत्तियां आती हैं तो वो लाल रंग की होती है, कोमल पत्तियां, तो वो ज़ैंथोफिल पिगमेंट है, केराटिनॉइड पिगमेंट है। वो कम प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पत्ती की सुरक्षा भी करते हैं, कम ऊर्जा युक्त तरंगों को अवशोषित करते हैं, तो और ये बचाव ज़्यादा करते हैं, तो वो कम ऊर्जा अवशोषित करके कम भोजन बनाते हैं। परंतु जो वयस्क क्लोरोफिल ए और बी वयस्क पत्तियों में पाए जाते हैं, यह सर्वाधिक प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया 2 प्रकार के हरित लवकों में संपन्न होती है, हरित लवक ए और बी, जैसा हमने अभी देखा। हरित लवक ए में जो प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होगी उसे कह दिया हमने ए और बी में वर्णक तंत्र 1 और 2। उसी को हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह दिया। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो प्रकाश का ये स्थापन करता है, प्रकाश के स्थापन का संकुल, और इसे कह सकते हैं हम प्रकाश तंत्र। ये तीनों नाम एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। इसे मैं वर्णक तंत्र कह दूं अथवा मैं प्रकाश तंत्र कह दूं क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, अथवा मैं इसको प्रकाश संयोजन संकुल कह दूं, 1 और 2, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं। क्लोरोफिल ए को अभिक्रिया केंद्र कहते हैं और क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो कितना होगा? 1:4, यानी एक हरित लवक है तो एक क्लोरोफिल ए पिगमेंट का अणु है तो उसके चारों तरफ क्लोरोफिल बी के कितने अणु होंगे? 4। क्लोरोफिल ए का चित्र हम अब यहाँ प्रकाश अभिक्रिया का ऐसा रेखीय पथ देख रहे हैं। इसका पहला प्रकाश तंत्र देखते हैं, प्रकाश तंत्र प्रथम। प्रकाश तंत्र प्रथम क्लोरोफिल ए के अणु में बात करें, क्लोरोफिल ए और बी, अब ये 2 अणु मतलब क्या है, इसमें क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए के अणु में कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन के 4 अणु, ये इसके केमिकल फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला क्या देखते हैं हम? C55H70O6, तो हाइड्रोजन 2 कम है, ऑक्सीजन 1 ज्यादा है, यानी संरचनात्मक अंतर है। यही संरचनात्मक अंतर उनकी प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्लोरोफिल ए अधिक तरंगदैर्घ्य युक्त प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। हम कहते हैं जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट, या श्वेत प्रकाश कहते हैं हम, सफेद प्रकाश की पुंज जो सूर्य से आ रही है, उसमें 7 रंग होते हैं, विबग्योर कहते हैं हम उसको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो क्लोरोफिल ए है वो सर्वाधिक फोटोन ऊर्जा मुक्त करने वाली किरणों को अवशोषित करता है, और वो क्या है? ई फोटोन 700। फोटोन यानी क्या?
प्रत्येक तरंगदैर्ध्य युक्त प्रकाश की किरण द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा फोटोन कहलाती है। जैसे हमने कहा था तरंगदैर्ध्य कि प्रकाश की किरण ऐसे चलती है कोई भी रंग की। अब इन दोनों को बोलते हैं शिखर, क्रेस्ट। ये भी शिखर है और ये भी शिखर है। दो शिखर के मध्य की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? लैम्बडा। और तरंगदैर्ध्य। तो प्रकाश की किरणों की प्रत्येक रंग की किरणों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है, छोटी से बड़ी। अब सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की होती है, ब्लू की। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल प्रकाश की होती है। तो तरंगदैर्ध्य के अनुसार इनकी ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता है। तो यहाँ अत्यधिक ऊर्जा युक्त तरंग अवशोषित ऊर्जा युक्त बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य है लाल प्रकाश की। लाल प्रकाश की 760 तक है, 700 से 760 वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य, उसे हम क्या बोलते हैं? लाल प्रकाश। अगर पादपों को केवल लाल प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, उसे कहते हैं हम रेड ड्रॉप। बिकॉज लाल प्रकाश को अवशोषित करने वाले क्लोरोफिल के अणु की संख्या कम है, तो ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण सीमित हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो गई, तो उसे कहते हैं हम रेड ड्रॉप। परंतु यदि उस लाल प्रकाश के साथ छोटी तरंगदैर्ध्य वाले नीले प्रकाश की किरणें मिला दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुगुनी हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ कि छोटी तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को अवशोषित करने वाले जो हमारे वर्णक है बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, वो अधिक संख्या में है। तो वो ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे और ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जब लाल प्रकाश के साथ नीले प्रकाश का संयोजन करके दिया गया तो प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक से दुगनी हो गई, तो उसे हम कहते हैं इमर्सन प्रभाव। ये नीट का प्रश्न है, रेड ड्रॉप और इमर्सन प्रभाव किसे कहते हैं? तो लाल तरंगदैर्ध्य की प्रकाश की किरणें देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है, उसे रेड ड्रॉप कहते हैं। परंतु जब दोनों को मिला के दी जाए, लाल के साथ नीले प्रकाश को मिला दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है, उसे इमर्सन प्रभाव कहते हैं। क्लोरोफिल ए की और बी की संरचना में थोड़ा अंतर है, अतः इनकी प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने की क्षमता भी भिन्न है। क्लोरोफिल ए अधिक तरंगदैर्ध्य युक्त फोटोन 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके एकदम ऊर्जावित हो जाता है। क्लोरोफिल ए ऊर्जावित होकर के और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है तो खुद बन जाता है ऑक्सीकृत। इसमें क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण होकर के क्लोरोफिल क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। क्लोरोफिल ए ने ऊर्जा का अवशोषण किया, अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, मुक्त करने पर खुद हो गया ऑक्सीकृत। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं साइटोक्रोम। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनमें केंद्र में कौन होता है? आयरन। आयरन दो अवस्थाओं में है, फेरिक और फेरस। अब यहाँ पर पहले से आयरन किस स्टेप में मौजूद है? Fe+3, यानी ये धनात्मक, 3 धनात्मक मान है, यानी इसके पास 3 अतिरिक्त प्रोटॉन है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इसने क्या करा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके खुद क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हुआ, एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया और ये बन गया Fe+2। Fe+3 किस में बदल गया? Fe+2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ने एक प्रोटॉन को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया। तो ये Fe2 तो फेरिक फेरस में बदल गया, और ये जो ऑक्सीकृत था वो क्या हो गया? अपचयित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही का यही काम है
इलेक्ट्रॉन को लेना और आगे भेजना। इसने इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम भी एक अन्य प्रकार का साइटोक्रोम है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यह भी इलेक्ट्रॉन को लेता है। यह भी पहले खुद क्या है, ऑक्सीकृत है, फिर इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो गया, अपचयित हो गया। अपचयित होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है साइटोक्रोम एफ के पास। पुनः ये ऑक्सीकृत हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिया। जब इसको स्थानांतरित किया, यह है साइटोक्रोम एफ, यानी ये अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये सब इलेक्ट्रॉन ग्राही की श्रृंखला है। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकल करके प्रथम ग्राही, द्वितीय ग्राही, तृतीय ग्राही, चतुर्थ ग्राही के पास घूमता हुआ वापस कमजोर अवस्था में आकर के अपनी मातृ क्लोरोफिल में वापस आ जाता है। अब ये ऑक्सीकृत हो गया था। जब इलेक्ट्रॉन वापस आया तो इसका क्या हो गया, अपचयन। अब इलेक्ट्रॉन खाली घूमा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा स्थानांतरित भी की है। कहाँ, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ में इलेक्ट्रॉन जब गया तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुक्त हुई। वह ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने में काम आ गई और यहाँ एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी यानी ऊर्जा संग्रह करने वाला पदार्थ। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होते हैं, उसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो ये एटीपी ने ऊर्जा को संग्रह कर लिया, इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुई। तो इस पूरे चक्र में हम क्या देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाता हुआ पुनः अपने मातृ क्लोरोफिल जो कि ऑक्सीकृत था लौट आया और उसे अपचयित कर देता है। जैसे ही अपचयित हुआ पुनः ये अन्य लाइट का अवशोषण प्रारंभ कर देता है। तो जब तक ये अपचयित नहीं होगा, वापस से नई प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं कर सकेगा। तो यहाँ हुआ एक चक्र में इलेक्ट्रॉन घूमा, इसलिए इसे कह दिया चक्रीय। किसकी उपस्थिति में घूमा, घूमा है प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या हुआ इस चक्र में घूमते हुए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बना, यानी फॉस्फोरिलीकरण हुआ। तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण हुआ यहाँ पर, और उत्पाद क्या बना, एटीपी। उसी समय जब कम तरंग दैर्ध्य वाली लाइटें हैं, यानी कि फोटोन 680 नैनोमीटर, जो ऐसी तरंग दैर्ध्य जो 680 नैनोमीटर फोटोन ऊर्जा मुक्त कर रही है, ऐसी वेवलेंथ को किसने अवशोषित किया, क्लोरोफिल बी ने। क्लोरोफिल बी ने भी ऊर्जा अवशोषित करके एनर्जाइज्ड हो गया और इसने भी इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया। इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते ही खुद क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। इलेक्ट्रॉन मुक्त करके इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास गया। यहाँ ग्राही का नाम लिखा है PQ यानी प्लास्टोक्विनोन। यहाँ नाम लिखा था FD यानी फेरिडॉक्सिन। यहाँ प्लास्टोसाइनिन PC प्लास्टोसाइनिन। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F। तो ये क्लोरोफिल बी ने जो ऊर्जा मुक्त करी, वो ऊर्जा प्लास्टोक्विनोन के पास गई। प्लास्टोक्विनोन से ये ऊर्जा साइटोक्रोम बी के पास आ गई। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एफ से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से ऊर्जा क्लोरोफिल ए में चली गई। यानी अब इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल बी को मिला नहीं। क्लोरोफिल बी से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल ए को अब अपचयित कर दिया। अब क्लोरोफिल बी ऑक्सीकृत रह गया और इसको अपचयन नहीं हो पाया। तो इसके अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस हेतु क्या हुआ, यहाँ जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ। यानी जल के अणु प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हुए, ऑक्सीकृत हुए, और क्या बना, दो जल के अणु का अपघटन होकर के 4 हाइड्रोजन बने प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बना प्लस ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन कोई काम का नहीं है, ये स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, उप उत्पाद के रूप में बनी, और यह ऑक्सीजन जंतुओं के शोषण के लिए कार्य में आएगी। तो पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बना रहेगा और जंतुओं के लिए जीवन संभव रहेगा।
तो कार्बन ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकल गया। यहाँ कमजोर इलेक्ट्रॉन बने हैं। यह कमजोर इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल बी जो कि ऑलरेडी ऑक्सीकृत था उसको क्या कर देता है, ये अपचयित कर देता है। तो क्लोरोफिल बी में इलेक्ट्रॉन लौट कर नहीं आया, इसलिए इसे क्या कह दिया हमने, अचक्रीय। यह भी प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, इसलिए प्रकाश इस क्रिया में भी एक एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए फास्फोरिलीकरण। अब हमने कहा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाता है तो वो एटीपी बना देता है। तो इस क्रिया में भी एटीपी बना, इस क्रिया में भी एटीपी बना। अब हम यहाँ देखते हैं जल का अपघटन हुआ तो हाइड्रोजन के 4 अणु बने हैं यहाँ। इन हाइड्रोजन के 4 अणुओं का क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन के 4 अणु NADP को NADPH2 में बदलने में काम आते हैं। NADP यानी निकोटिनेमाइड एडिनीन डाइफॉस्फेट। यह किस में बदल जाता है, निकोटिनेमाइड एडिनीन डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में बदल जाता है और ये प्रबल अपचयकारी पदार्थ का निर्माण कर दिया, प्रबल अपचयकारी पदार्थ बनाया NADPH2। तो NADPH2 का निर्माण कहाँ हुआ, अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में, क्योंकि जल का प्रकाश अपघटन भी कहाँ हुआ था, अचक्रीय प्रकाश अवस्था में। तो अचक्रीय प्रकाश अवस्था में 2 उत्पाद बने, ATP भी और NADP भी, पर चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में मात्र एक ही उत्पाद बनता है, कौन, ATP। तो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में अंतर भी कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आता है। तो चक्रीय क्लोरोफिल A में संपन्न हो रही है, अचक्रीय क्लोरोफिल B में संपन्न हो रही है। चक्रीय में उत्पाद क्या बना, ATP, अचक्रीय में उत्पाद क्या बना, ATP और NADPH2। चक्रीय क्रिया में कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई, फोटोन 700। यहाँ कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, फोटोन 680, 680। क्लोरोफिल A के अणु कितने होते हैं, 1, तो क्लोरोफिल B के अणु कितने मिलेंगे, 4। तो ज्यादा क्लोरोफिल कौन से हैं, B, तो ज्यादा कौन सी अभिक्रिया होगी, वो अचक्रीय क्रिया होगी। इससे हमें फायदा क्या है, अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया जितनी अधिक होगी उतना जल का अपघटन होगा, उतना ही ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन का उत्पाद कहाँ होता है, अचक्रीय में, और चक्रीय में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ हमें लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम 1, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम 2, या मैं कह दूँ इसको प्रकाश तंत्र प्रथम, प्रकाश तंत्र 2। इसमें अपन देख रहे हैं क्लोरोफिल B से इलेक्ट्रॉन निकला, ये ऐसे गया और क्लोरोफिल A में पहुंच गया और क्लोरोफिल A से वापस निकला। तो कैसा एक ग्राफ बन गया हमारा, ऐसा Z के आकार का, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम। प्रकाश तंत्र कैसे काम करता है, Z स्कीम, क्लोरोफिल B और A Z के आकार में चलते हैं, तो Z स्कीम भी कहा जाता है इसे। यहाँ हमारा पूर्ण हुआ प्रकाश अभिक्रिया। यह बोर्ड के एग्जाम का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया। यह चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है।